कि पोजीशन हर एक चीज की हमने देख ली थी। बॉडी की पोजीशन के बारे में हो गया था, ग्रिप के, नेक पोजीशन, पूरी बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड कैसे रहना चाहिए, वो सब हो गया। इसके बाद आगे क्या आता है, पिस्टल हमने पकड़ लिया, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। अब क्या है, पिस्टल को उठाना, लिफ्टिंग जो जिसको बोलते हैं, लिफ्टिंग से आगे अपन स्टार्ट करेंगे, लिफ्टिंग से लेकर के और शॉट को चलाने तक। तो लिफ्टिंग में मोस्टली लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, या ये कहो कि इसको कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं मानते हैं सीक्वेंस का, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, ये जैसे कि आपको पीपीटी में अभी दिख रहा होगा। हाँ, प्रिपरेशन एरिया, साइड अलाइनमेंट, ट्रिगर, पार्किंग एंड जी फॉलो सर। थ्रू। रहे हैं ऊपर, प्रिपरेशन एरिया जिसको बोलते हैं, टारगेट में आने से पहले का टाइम। ठीक है, जब पिस्टल टारगेट के ऊपर होता है तो इसके दौरान क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। एक तो ब्रीथ इन करते हुए, इनहेल करते हुए पिस्टल को ऊपर उठाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, एक्सेल करते हुए नीचे आना है। तीसरी चीज, कंधे से उठाना है। जब ऊपर जा रहे हैं तो कंधे से, कंधे पे लोड आए, कंधे पे लोड लेकर के हम ऊपर चल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, जो कल एक क्वेश्चन आ रहा था ना कि सीक्वेंस से एक शॉट का कितने सेकंड का होना चाहिए, 10 का, 15 का, 25 का, वो चीज के बारे, वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई होती है। प्रिपरेशन एरिया में चाहे हम 10 सेकंड ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें लेना चाहिए जब तक हम रेडी नहीं हो जाते हैं नीचे आने के लिए। जैसे ही आप टारगेट में इंटर करते हैं, उस टाइम, उसके बाद में आपके पास करेक्शन करने का या कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं है। ये आपके पास में पहले होना चाहिए। इस सब चीजों को पहले करना है कि मेरा बॉडी स्टांस ठीक हो गया, ग्रिप ठीक हो गया, साइड सही से मिल गया है, ट्रिगर, शू के ऊपर मेरी ट्रिगर फिंगर का जो प्लेसमेंट है वो सही है। ये सब चीजें आपको क्या है, इसी प्रिपरेशन एरिया के अंदर ही चेक करनी है, उसके बाद नीचे आना। अगर इस प्रिपरेशन एरिया में आप पाते हैं कि ऐसा कुछ कोई भी एक चीज छूट रही है या नहीं कर पा रहे हैं, तो शॉट यहीं से कैंसिल होना चाहिए, ना कि एमिंग एरिया में जाके कई देर तक जूझने के बाद अपन डिसीजन लें कि नहीं अब शॉट कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक नहीं है। नहीं, इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपने पिस्टल ऊपर उठाया, प्रिपरेशन एरिया के अंदर रुको 2 4 5 सेकंड, सारी चीजें रेडी करो, उसके बाद नीचे आओ आप, उसके बाद स्लोली नीचे आना शुरू करो। और जैसे ही टारगेट का जो ऊपर का फ्रेम है, जहां मान लीजिए कि आप ईएसटी पे कर रहे हैं तो जहां से स्विच की मशीन स्टार्ट होती है, या हम उस पे मैनुअल पे कर रहे हैं तो जहां से वो लाइट लैंप लगी होती है ऊपर, वहां से क्या करना है, ट्रिगर को प्रेस करना स्टार्ट कर देना। वहां से फर्स्ट पुल आपका प्रेस होना शुरू हो गया। कल रहता। अब उस ड्यूरिंग क्या है कि आप एक्सेल भी कर रहे हैं, सांस को धीरे धीरे छोड़ भी रहे हैं, स्लोली नीचे आ रहे हैं, और क्या है, ट्रिगर की जो फिंगर है वो आपने ट्रिगर शो पे सही जगह प्लेसमेंट आपकी होगी, ये सब चेक कर लिया। ट्रिगर दबाते हुए, अरे भाई बंद कर लो इसको, कौन है। ठीक है। तो ट्रिगर को कंटिन्यू प्रेस करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, और ये ट्रिगर कंटिन्यू रहना चाहिए अब आपका। ठीक है, ये तब तक के रुकना नहीं चाहिए जब तक आपका शॉट फायर नहीं हो जाए। शॉट फायर होने के बाद ही आपका ट्रिगर का जो प्रेशर है वो रुकना चाहिए। ये नहीं है कि पिस्टल थोड़ा सा हिल गया, कुछ हो गया तो एक बार ट्रिगर को रोक लेते हैं, रोकना नहीं है। रोक के आप चलाएंगे, उसी को जर्क कहते हैं, वो जर्क लगेगा आपका उसके बाद में। तो ट्रिगर को कंटिन्यू लेकर के आना है, ये प्रक्रिया का जो काम आया था हो गया है। अब क्या है, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ जाइए। स्लाइड वाले कहाँ गए, नेक्स्ट स्लाइड। कौन लग रहे डोले त्यार। हेलो, ये देखिए, ये है साइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन एरिया के अंदर ही आपको ये साइट को ऐसे अलाइन करके उसके बाद में नीचे आना है, ये सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड।
ये देखिए साइट अलाइनमेंट में ध्यान रखने वाली क्या चीजें हैं, आपकी आंख की जो कार्निया है वो बैक साइड, फ्रंट साइड और टारगेट, ये एक लेवल में आने चाहिए। ये सब का एक अलाइनमेंट होता है, ये सब एक लाइन में हो जाते हैं। सर ये अनम्यूट कर ओपी सर वो सर, ये अनम्यूट करो, आदर्श को अनम्यूट कर दो ना, अनम्यूट करवाओ। तो हम है ना अच्छे से कर पाएंगे। नरेश सर। मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। हाँ जी सर। नरेश सर बाकी सबको अनम्यूट कर दो, सिर्फ ओपी सर को म्यूट रख ये करना है। कर दिया, अभी ठीक पार्टन है? सर। अभी ठीक है? अभी किसी की आवाज नहीं आ रही है? ओके, हाँ, अनम्यूट म्यूट करना था सभी को। तो अभी क्या है, ये जो अलाइनमेंट आपको देख रहे हैं सामने, इसको साइट अलाइनमेंट बोलते हैं। ये पूरा अलाइनमेंट आपकी आंख से बैक साइड, फ्रंट साइड और टारगेट तक, ये पूरा एक लाइन में अगर जा रहा है तो ये हो गया आपका परफेक्ट साइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप आंख की जो कार्निया मैंने कल बताया था, ये आपको किसी और कोने में जा रहा है और साइट सही उसमें अलाइनमेंट के अंदर नहीं है। वो होगा तो आपका विजन क्लियर नहीं बन पाएगा। आपको हो सकता है लगे दूसरे एंगल से देखने में कि सही है, लेकिन वो होगा नहीं। तो ये नेचुरली अलाइन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये है ट्रिगर प्लेसमेंट। ये जो प्रिपरेशन एरिया के अंदर ही ये करने वाला काम है। ये ट्रिगर का प्लेसमेंट है आपका सही जगह पे होना चाहिए। अब देखिए जो ट्रिगर फर्स्ट वाली फोटो है, इसके अंदर ट्रिगर का सही जगह प्लेसमेंट है, तो आपके शॉट सेंटर में है। ज्यादा अगर नजदीक आपने ले लिया तो शॉट राइट में आ गए, और ज्यादा अगर दूर हो गया तो शॉट लेफ्ट में आ गए। तो कल एक क्वेश्चन भी आया था कि कुछ कुछ शॉट उछलते हैं, तो वो उछलने का रीजन ये हो सकता है कि ज्यादा नजदीक या ज्यादा दूर हो सकता है। तो ये ट्रिगर की प्लेसमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये भी अपने को प्रिपरेशन एरिया में ही करने वाली चीज है, ये एमिंग एरिया में आके करेक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बत्ती जला दे। ये देखिए एमिंग एंड ब्रीदिंग टुगेदर। ये कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जब सुई में धागा पिरोते हैं तो उस टाइम पे अपने आप ब्रीथ रुक जाता है, चाहे वो बच्चे से करवाएं, बूढ़े से करवाएं, किसी से भी करवाएं। हर आदमी को अपने आप ये अंदाजा हो जाता है कि सांस रोकेंगे तो अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी और ये काम कर पाएंगे। तो अब ये क्या है, एमिंग एंड ब्रीदिंग टुगेदर वाला क्या सीन है, ये ऐसा है कि मोस्टली जो नए शूटर होते हैं जिनको इसकी एक्चुअल टेक्निक का नहीं पता, वो क्या करते हैं, पहले क्या नाम है, इसको ब्रीदिंग को छोड़ देते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते, एमिंग करने लग जाते हैं, सीधा आकर के एमिंग एरिया में खड़े हो जाते हैं और वहां एम में आकर के रुकने के बाद ट्रिगर को स्टार्ट करते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। अपने को क्या करना है, एमिंग एंड ब्रीदिंग टुगेदर, यहाँ क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे ही प्रिपरेशन एरिया से नीचे की तरफ आते हैं तो ब्रीथ को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जब अपन एमिंग एरिया में पहुंचेंगे तो 15 से 20-25% अपना ब्रीदिंग का जो कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन है, अपने अंदर बचना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट 75% एक्सेल हो जाना चाहिए, छूट जाना चाहिए। अब वो 25% जो आपके पास बच गया, वो आप अगले 4-5 सेकंड तक आराम से कंफर्टेबली उसमें टाइम निकाल सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वो उतना रखना है। अब क्या करना है, एमिंग उसके साथ में, तो इस ब्रीदिंग के साथ में एमिंग करना है आपको। ये नहीं है कि पहले ब्रीथ आपने ऊपर से नीचे आए और पूरा ब्रीथ अपने टारगेट के ऊपर ही छूट गया, उसके बाद अपन एमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो भी पहले भी आपने ब्रीथ पूरा एक्सेल कर दिया, उसके बाद एम करना स्टार्ट कर दिया, तो भी आप ठीक से कर नहीं पाएंगे उस चीज को। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जल्दी सी घुटन महसूस होने लग जाएगी। तो इसलिए ब्रीदिंग को भी बचा के रखना है, ब्रीदिंग के साथ साथ नीचे आना है और साथ साथ एम करते रहना है। एम करते रहना इन द सेंस क्या नाम, अपनी साइट को परफेक्टली लेके आने की कोशिश करना है कि साइट जैसी आपने, मैंने आपको पहले फोटो दिखाई थी, वैसी की वैसी साइट ऊपर से नीचे उतरे। और इसके साथ साथ ट्रिगरिंग भी करना है। अगली वाली स्लाइड आप चला दो, उसमें दिखाऊंगा मैं कि इसके साथ ही ट्रिगरिंग का भी काम स्टार्ट हो जाता है कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टारगेट के अंदर साइट आ गई है, उसके बाद ट्रिगर को भी कंटिन्यू प्रेस करना शुरू कर देना है। तो अपनी तीनों चीजें एक साथ होनी शुरू हो जाएंगी। ब्रीदिंग एक्सेल हो रहा है, साइड से अपन एमिंग कर रहे हैं और साथ साथ ट्रिगरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो जैसे ही अपना ट्रिगर जो है वो 80-90% एमिंग एरिया में आने से पहले एक्सक्यूज हो चुका है, तो अपने पास में 10-15-20% ट्रिगर बचा है अभी खत्म करने के लिए, तो हम उसको इजीली एमिंग एरिया में खत्म कर सकते हैं। और अगर ज्यादा ट्रिगर बचा के एमिंग एरिया में लिया है तो एक तो ज्यादा देर रुकना पड़ेगा और ज्यादा प्रेशर वहां पे लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रेशर एमिंग एरिया में लगाओगे ट्रिगर के ऊपर, उतना ज्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस मूवमेंट को कम करने के लिए ट्रिगर को पहले ही जितना हो सके खत्म कर लो, थोड़ा सा जितना कम से कम आप रख सकते हो उतना लेकर के एमिंग एरिया में पहुंचो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जितना कम ट्रिगर लेकर के आप एमिंग एरिया में पहुंचेंगे उतना अच्छा है। ये देखिए, ये कंटिन्यू पहले फोटो के अंदर कंटिन्यू ट्रिगर प्रेस है ऊपर से नीचे आते टाइम पे। अभी ये बिगिनर और मतलब 1 ईयर ओल्ड वाले जो शूटर है उसके लिए दोनों अलग अलग फोटो दी हुई है। जितना नया शूटर है उसको ब्लैक से नीचे एम करवाइए। कारण क्या है कि उसकी टारगेट के ऊपर फोकस नहीं जाएगी। अगर टारगेट पे फोकस नहीं जाएगा तो एक नई जो शूटिंग की समस्या है वो उसमें नहीं आएगी। अगर शुरू में ही आपने उसको पुराने शूटर्स के जैसे ब्लैक के जस्ट नीचे एम करवाना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि उसका साइट को देखते देखते कभी कभी उसकी जो है नजर टारगेट पे जाने लग जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो नए शूटर को आदत पड़े साइट देखने की, इसके लिए क्या उसे नीचे एम करवाइए जितना हो सके टारगेट के 1-2 की रेंज में, ताकि क्या है उसको सिर्फ साइड से मतलब रहे और उसको ये चीज पक्का हो जाए कि मैं साइट को देखूंगा तो शॉट मेरा सेंटर में लगेगा। तो ये उसके दिमाग में एक चीज पहले से क्लियर करने के लिए और सही टेक्निक वो पकड़ जाए, टेक्निक पे फोकस करे, टारगेट पे फोकस ना करे, इसके लिए उसको नीचे एम करवाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जैसे ही अपन टारगेट को क्रॉस किया, ब्लैक के नीचे आ गए, ब्लैक के नीचे आते हुए तो कंटिन्यू ट्रिगर प्रेस करते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही अपन ब्लैक के नीचे आए हैं, ब्लैक के नीचे आते ही अपना 1-2-3 सेकंड मैक्सिमम अपना शॉट फायर हो जाना चाहिए, सरप्राइज शॉट। हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि अब होने वाला है या अब कर दूं, अपने आप हो जाना चाहिए। हमारा काम है अपने बेस्ट एमिंग एरिया में अपनी बेस्ट आर्क ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए ब्लेड के नीचे आना और उसका वेट करना। अपने आप वेट भी कॉन्शियसली नहीं करना है, ये सिर्फ अपनी एक ड्यूटी है कि वहां लेकर के आना है, कंटिन्यू ट्रिगर प्रेस करते रहना है। शॉट अपने आप फायर होना चाहिए। अपने को उसको जबरदस्ती फायर नहीं करना है कि अब मैं आ गया अब मैं फायर कर दूं इसको या अब हो जाए, नहीं। सिर्फ अंदर से हल्का सा चाहना है कि मेरा अब शॉट निकल जाना चाहिए, मैं सही जगह पे हूँ, और वो निकल जाए, तब समझना है कि हाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। शुरू में नहीं होगा बच्चों के लिए ये, तो उसको करवाना है ये चीज, उसको टाइम देना है कि जैसे ही आप ब्लैक के नीचे आके रुक जाते हो उसके बाद आपको 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। आप खुद खड़े होकर काउंटिंग करने लग जाओ, 3 गिनो, उससे पहले शॉट फायर हो जाना चाहिए। शुरू में वो जर्क मारेंगे, जबरदस्ती चलाएंगे ट्रिगर को, तो आपके शॉट जो है वो 7 o'clock 8 o'clock आने शुरू होंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि बच्चा जो है नेचुरली ट्रिगर ऊपर से दबा के नहीं ला पा रहा है। वो एमिंग एरिया में आके 3 सेकंड में फायर तो कर रहा है बट वो जर्क मार रहा है। कोई बात नहीं, शुरू में जर्क मार रहा है, जर्क उसका ठीक करने के लिए वहां एमिंग एरिया में कुछ चेंज नहीं कर रहा, वहां वो 3 सेकंड में 2 सेकंड में फायर कर रहा है, करने दीजिए। उसका प्रिपरेशन एरिया का काम बढ़ाइए, आप उसको प्रिपरेशन एरिया का जो काम होता है वो सही से करवाइए। अगर प्रिपरेशन एरिया में सही से टाइम ले लिया बच्चे ने और वहां पे अपना काम ठीक से किया तो उसका ट्रिगर बचेगा नहीं, वो आराम से आकर के एमिंग एरिया में शॉट फायर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। लेकिन अगर एमिंग एरिया में ही आप प्रिपेयर नहीं हुए, ट्रिगर फिंगर को सही जगह पे प्लेसमेंट नहीं किया, ग्रिप सही से नहीं पकड़ के लेके आए, साइड को अलाइन नहीं करके आए, ब्रीथ लिया कि नहीं लिया पता नहीं है, एमिंग एरिया में पहुंचते ही ब्रीथ खत्म हो गया, अब सांस घुट रही है, वहां आके फिर से ब्रीथ ले रहे हो, तो क्या है कि 3 सेकंड के अंदर एमिंग एरिया में शॉट फायर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग चीज। अभी क्या है, ड्यूरिंग द मैच अगर ये कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने को, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस खत्म हो चुकी है। ड्यूरिंग द मैच कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कल एक क्वेश्चन आया था कि मैच के बीच में अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है, क्लिक मार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ड्यूरिंग द मैच हम क्या दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैच का प्रेशर आ जाता है बच्चे को, वो उसको अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर ये मान लीजिए कि उसके दिमाग में ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं,
या फिर वो किसी न किसी चीज के दबाव में है, या तो आगे वाले शूटर जो उसके कलीग्स हो सकते हैं, उसकी खुद की एकेडमी के या कोई स्कूल के कोई बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, या तो वो उनसे डर रहा है कि ये इसने अच्छा कर दिया, मैं अच्छा नहीं कर पाया, या कोई भी रीजन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसका दिमाग जो है उस टाइम पे वहां से अपनी सीक्वेंस से हटके किसी और चीज के ऊपर जा रहा है। तो अब उसको वहां पे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं कई ड्यूरिंग द मैच दिमाग को कंट्रोल में करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए प्लीज। तो जब ऐसा होता है तो आप बच्चे को प्रैक्टिस के दौरान ही ये चीजें सिखाएं कि अंडर जब मैच प्रेशर होता है या फिर कोई भी रीजन हो गया जिससे आपका मैच वैसा नहीं जा रहा है जैसा जाना चाहिए, या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद की बॉडी पे, दिमाग पे, अपनी पिस्टल पे, तो उस टाइम पे बैठना है, क्योंकि प्रिसीजन 10 मीटर के अंदर तो काफी टाइम मिल जाता है बैठने का। तो उसमें बैठना है, सबसे पहले क्या करना है, उस थॉट से दिमाग को हटाना है, सर जो आप थॉट। हाँ जी। तो उस थॉट से जो विचार दिमाग में चल रहा है वहां से दिमाग को हटाना है। वहां से हटाएंगे कैसे? कुछ भी नेक्स्ट एक्टिविटी कीजिए, या तो पीछे आपके कोच या कोई हैं तो वहां जाइए, 1-2 मिनट कोई बात करके आ जाओ, कुछ भी उस जो गलत रिदम चल पड़ा है उसको तोड़ना है। कोई भी नहीं है, आपको वहीं रहना है। आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए, आप उल्टी काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, या और कुछ अपना पेपर पेन ले लीजिए, आप मैथ्स के कोई प्लस माइनस या कोई भी गुणा भाग करना शुरू कर दीजिए। दिमाग को वहां से हटाना है। ये है छोटे-छोटे ट्रिक्स जिनसे आप मतलब सडनली आप दिमाग को तुरंत अपने एक वो जो फ्रीक्वेंसी में चला गया वहां से हटा करके दूसरी जगह लेकर के आ सकते हैं। कुछ लोग बुक्स भी पढ़ते हैं, अपनी बुक्स लेके जाते हैं, वहां पे रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सबकी अपनी-अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रेशर आता ही क्यों है? काश अगर ऐसा हो जाए कि प्रेशर आए ही नहीं, तो सबसे अच्छा ना हो जाए कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, बस हमारी सीक्वेंस हमें पता है और वो हम फ़ॉलो कर दें। अगर प्रेशर ना हो, तो कितना अच्छा स्कोर हो और कितना ज़्यादा मज़ा आए मैच करने के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, इसके लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। ये देखिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है वॉक ऑन द वॉल। अब इसमें क्या है कि ये बच्चे हैं, इस दीवार के ऊपर चल रहे हैं, मज़े से अच्छा एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? इसके ऊपर ये अच्छे से चल पा रहे हैं, बैलेंस भी अच्छा बन रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यही दीवार अगर 20 फीट की ऊँचाई के ऊपर हो, तो क्या ये बच्चे ऐसे चल पाएँगे इसके ऊपर? आप सबका जवाब होगा नहीं चल पाएँगे। कारण अब क्या होगा, अब इनका दिमाग नेगेटिव सोचेगा पहले। अभी तक नेगेटिव नहीं सोच रहा, अभी इनको पता है अगर बैलेंस नहीं भी बना, गिर भी गए तो कूद जाएँगे साइड में। लेकिन अगर यही दीवार अगर 20 फीट ऊँची हो, तो इस पे कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा, ना इस पे चढ़ने की, या ये इस दीवार पे कोई मस्ती नहीं करेगा। कारण कारण ये है कि अब नेगेटिव थॉट पहले आ गया है। अब डर है कि अगर यहाँ से गिरे तो कितनी हड्डियाँ टूटेंगी। ठीक है? तो ये दीवार में कुछ नहीं बदला है, दीवार वैसी की वैसी है, उतनी चौड़ी है, सब कुछ है। थोड़ी-सी ऊँची हुई है, लेकिन अपने को ऊँची-नीची से मतलब नहीं है, ऊँची-नीची से बैलेंस नहीं बनता है, दीवार की चौड़ाई से बैलेंस बनना है ना, दीवार तो उतनी चौड़ी है। अब क्या हुआ कि उसकी जैसे ही हाइट बदली, हमारे अंदर इमोशन बदल गया, हमारी सोच बदल गई है, और अब हमें डर लगने लगा, हार्ट बीट बढ़ गई है, साइट नहीं दिख रही है, सब कुछ मतलब एकदम गड़बड़ होने लग गया है। अब यही होता है मैच के अंदर। मैच में क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता है, साइट आपकी वही है, पिस्टल वही है, पैलेट वही है, टारगेट उतना ही बड़ा है, और गन वही होती है, रेंज का डिस्टेंस उतना ही है, ऑलमोस्ट लाइट उतनी ही होती है, एसी वैसी ही की वैसी ही है। कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ कॉम्पिटिशन का नाम बदल जाता है, और उस कॉम्पिटिशन का नाम बदलते ही हमारे अंदर जो बदलता है ना, इतना किसी चीज़ से नहीं बदलता है, एकदम से बदल जाता है। बच्चों के बिहेवियर बदल जाते हैं, बच्चों के रिएक्शन बदल जाते हैं। चेहरा देखो उनका एकदम अलग ही हो जाता है, जैसे शेर के पिंजरे से बाहर निकाल के लेके आए हो इनको। ठीक है, लाल हो जाते हैं उनके, एकदम खाना-पीना भूल जाते हैं। मतलब अजीब-सा हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है कइयों को तो कि जी कल मैच है तो आज रात को नींद आनी बंद हो जाती है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, ये मैच में कोई चेंज नहीं हुआ, आपकी टेक्निक में कोई चेंज नहीं होना है, गन, पिस्टल सारे इक्विपमेंट वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ एक मैच का नाम बदला कि ये क्या है, ये स्टेट चैंपियनशिप है, ये नेशनल चैंपियनशिप है, ये इंटरनेशनल है, ये ओलंपिक है, ये ट्रायल है, ये केएसएस है। ये कॉम्पिटिशन का नाम बदलते ही इतना अंदर चेंज हो जाता है कि हमें लगता है कि पता नहीं सब कुछ बदल गया हो। जबकि वास्तविक तौर पे देखा जाए तो प्रैक्टिस और मैच में बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर शूटर ये सोचता है कि यहाँ अगर खराब लग भी गया तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।
कहीं काउंट नहीं होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और मैच के अंदर अगर मेरा एक भी शॉट खराब लग गया तो वो काउंट होना है। तो क्यों ना प्रैक्टिस ही ऐसी की जाए कि उससे वो जो प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं उसके दौरान ही हर शॉट को वैल्यू दी जाए, हर शॉट की वैल्यू दे करके और चलाया जाए। प्रैक्टिस में क्या होता है कि बिना शॉट की वैल्यू को मापे या बिना शॉट को वैल्यू दिए हुए हम चला देते हैं और वो अच्छे जाते हैं, सबकॉन्शियसली शूट होते हैं। और मैच के अंदर क्या होता है कि हम हर शॉट से पूरे के पूरे पॉइंट वसूल करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो क्या शॉट हम चला ही नहीं पाते हैं उस तरीके से। जितना फ्री होकर के हमें चलाना चाहिए उतना फ्री होकर के हम चला नहीं पाते हैं। तो हम उसको इतना फ्री होकर के चला पाए, इसके लिए क्या करना है कि प्रैक्टिस में इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के अंदर क्या टारगेट देने हैं, जैसे शूटर प्रैक्टिस कर रहा है नॉर्मल, उसकी प्रैक्टिस खत्म होगी तो उसके मैच करवाइए। अब उससे ऑन डिमांड स्कोर करवाइए आप। उसको टारगेट दीजिए कि चलो जैसा भी शूटर है उसको उसके हिसाब से टारगेट दीजिए। 48 की सीरीज मारनी है 5 शॉट में, या 95 का कार्ड मारना है, 96 का कार्ड मारना है। कोई भी चैलेंज लगवाइए, कोई भी शर्त लगवाइए उससे, या उसको मतलब अंडर प्रेशर शूट करने की आदत डलवाइए कि ऑन डिमांड जब आप चाहें तब उसको बार बार प्रेशर दें। उसके दिमाग को आदत ही नहीं है प्रेशर की, तो वो मैच में कैसे शूट कर पाएगा। मैच में पहली बार उसने प्रेशर फील किया है और वो उसकी बॉडी को आदत नहीं है, दिमाग को आदत नहीं है, हार्ट को आदत नहीं है। तो उस टाइम पे बॉडी अलग से रिएक्ट करती है और जो 95 का कार्ड मारने वाला शूटर है वो 85 पे आ जाता है। तो वो ना हो उसके लिए क्या करना है कि पहले ही इतनी ट्रेनिंग करवाओ उसकी, ऑन डिमांड, ऑन अंडर प्रेशर करवाओ उससे। आपस में 2-3 शूटरों के मैच लगवाओ कि इतना स्कोर नहीं मारोगे तो ये करना पड़ेगा, इतना नहीं मारोगे तो ये करना पड़ेगा। कुछ भी शर्त लगा दो, आपको जोक सुनाने पड़ेंगे, आपको डांस करना पड़ेगा, आपको मुर्गा बनना पड़ेगा, या कुछ भी एक्स वाई जेड, या कोई और अगर आप शर्त लगाओ तो आप 5 दिन तक, आजकल फोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रखी है सबके लिए, 2 दिन फोन नहीं चलाओगे, 5 दिन व्हाट्सएप नहीं चलाओगे, 1 दिन फेसबुक नहीं चलाओगे, कोई भी शर्त लगा दो जिससे उसको हल्का सा प्रेशर आए। अब इस प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि उसको शुरू में तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बाद में उसको कहानी समझ में आ जाएगी कि भैया ये प्रेशर तो आएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके दौरान हमें सीक्वेंस पे फोकस पूरा रखना है, सीक्वेंस फॉलो करते रहना है। अगर सीक्वेंस के ऊपर रहे तो ये प्रेशर वगैरह अपनी जगह है, ठीक है इसको रहने दो, लेकिन हमारा शॉट सही जाएगा अगर हम अंडर प्रेशर भी सीक्वेंस को सही फॉलो करेंगे तो। लेकिन ये चीजें शुरू के 5-10 मैच में बच्चे को समझ में नहीं आती है और वो शुरू का जो अपना टाइम होता है शूटिंग का 1-2 साल, वो खराब कर देता है। तो ये प्रैक्टिस में ही ऐसी चीजें करवा करके और उसको यूज्ड टू बना दीजिए इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। तो फिर क्या है कि उसको मैच में ये चीजें थोड़ी-सी आसान लगेंगी। जिस बच्चे ने इन चीज़ों के ऊपर पहले 1-2 साल में काबू पा लिया और उसको ये चीज़ समझने की चीज़ है, ये एक्चुअल में है नहीं। ये डर वास्तव में इसकी कोई शकल नहीं है इस डर की, ये है ही नहीं कहीं पे, ये कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। डर एक सोच है ऐसे इंसान की, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो शूटर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है या कोई भी है। डर एक सोच है, एक्चुअल में डर का कोई अस्तित्व नहीं है, डर कहीं नहीं होता है। तो इस डर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अभी इस चीज़ को करना पड़ेगा, इतनी बार। ठीक है? तो अब आप इसको अगर कर सकते हैं हम, सर डिस्टरबेंस हो रही है बीच में। लगातार करना जरूरी है। अरे नहीं करेगा 10 मिनट बाद आदमी नहीं कर सकता है, लगातार करना जरूरी है। इनको म्यूट किया हुआ है, फिर कहाँ से आवाज अरे इनका जरूरी काम रुकाओ सर। जरूरी तो कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए रात भर हाँ, हो गया अभी। तो ये है डर की कहानी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसके ऊपर और भी बहुत लंबा चौड़ा क्लास है, लेकिन अपन बाद में किसी सेशन के अंदर लेंगे। अब मैं पूरी सीक्वेंस को एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जिससे कि आपको अगर किसी ने कोई चीज मिस की है या फिर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई एब्सेंट था, तो आप एक बार सुन लीजिए ढंग से। देखिए सबसे पहले क्या चीज थी अपनी, इसको हटा दीजिए, पीपीटी को हटा देते हैं अभी, पीपीटी को हटा दीजिए, नॉर्मल कर दो अभी। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, पोजीशन से स्टार्ट किया था। पोजीशन के अंदर सबसे स्टार्टिंग आती है अपनी बॉडी की ओवरऑल पोजीशन, जिसके अंदर सबसे पहले पैरों से स्टार्ट करते हैं। पैरों की पोजीशन है, अपनी कमर की पोजीशन है,
लेफ्ट हैंड की जो अंगूठा है, जो जहां अपन इसको बेल्ट में लगाते हैं, उसकी पोजीशन होगी, वो बेल्ट में लगना चाहिए। बेल्ट में क्यों लगना चाहिए? अगर पॉकेट में रहेगा तो आपका जो पैंट है, जो लोअर है, ट्राउजर जो पहन रहे हैं, वो हर बार एक जैसा नहीं होगा। एक जैसा नहीं होगा तो इस हाथ की पोजीशन सेम जगह पे हर बार नहीं होगी। सेम जगह पे हर बार नहीं होने से क्या होगा? ये होगा कि हाथ बॉडी से दूर रहेगा और बॉडी का जो ग्रेविटी है उसको ठीक खराब करेगा, मतलब उसको बैलेंस को नहीं बनने देगा। तो ये लेफ्ट हैंड की पोजीशन के रिलेटेड हो गया। लेफ्ट हैंड जो कंधा है वो पूरा रिलैक्स रहना चाहिए, गर्दन रिलैक्स रहनी चाहिए। राइट हैंड के अंदर ग्रिप पकड़ रहे हैं, ग्रिप को 3 पॉइंट्स के ऊपर पकड़ना है। वो 3 पॉइंट पे पकड़ने की एडवांटेज क्या है? उसकी एडवांटेज ये है उसकी एडवांटेज ये है कि अगर अपन अंडर प्रेशर हैं, कभी भी ज्यादा प्रेशर में है या और कोई प्रॉब्लम में है, तो उस टाइम पे क्या होगा? ग्रिप को हम ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे जो अंदर की फीलिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव या हमारा जो फियर है, वो पिस्टल में नहीं घुसेगा। और कई बार क्या होगा कि प्रैक्टिस के अंदर आपने नॉर्मल पकड़ा हुआ है, लेकिन मैच के अंदर जाते जाते अंडर प्रेशर आएंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे ग्रिप को। टाइट करेंगे तो फ्रंट साइड ऊपर जाने शुरू हो जाएगी और ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो ये सब दिक्कत ना आए, इसके लिए क्या करना है? ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको ग्रिप को रखना है। जो तीनों पॉइंट मैंने कल पीपीटी के अंदर दिखा दिए थे, और ये क्वेश्चन में भी आपके आ सकता है कि वो 3 पॉइंट कौन से हैं पिस्टल की ग्रिप होल्ड करने के लिए। तो ये ग्रिप के 3 पॉइंट हो गए। इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज भी आपको बता दी है कि ये 3 पॉइंट पे होल्डिंग अगर आप रखोगे तो आप उसको कंटिन्यू और हर इमोशन के अंदर रख सकते हो। लेकिन बाकी जो पकड़ वाली ग्रिप है जिससे आप पकड़ते हो, उसमें आप एक बार जैसा पकड़ा है वैसा का वैसा 60 शॉट तक उतना प्रेशर मेंटेन नहीं रख सकते हो। तो इसके लिए अपने को उस ग्रिप के अंदर 3 पॉइंट वाले में एडवांटेज है। ये जो एरिया है यहाँ का डेंजर जोन मैंने बताया था, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जब भी हमें प्रेशर आता है, यहाँ पे धड़कन महसूस होती है, वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन ग्रिप के अंदर ना घुसे, पिस्टल से फोर साइड में आएगा और फोर साइड डांस करने लग जाएगी। तो फोर साइड डांस करेगी तो शूटर इंटेलिजेंट होता है, वो ट्रिगर दबाएगा नहीं। ट्रिगर नहीं दबाएगा तो लॉन्ग होल्ड हो जाएगा, और लॉन्ग होल्ड हो जाएगा तो लॉन्ग होल्ड सारी बीमारियों की जड़ है, जननी है। ठीक है, तो लॉन्ग होल्ड ना हो इसके लिए क्या करना है? ये एरिया भी कम से कम टच हो पिस्टल के अंदर। अब इसके बाद क्या आ गया? ट्रिगर की प्लेसमेंट। तो ट्रिगर की प्लेसमेंट ज्यादा नजदीक भी नहीं होनी चाहिए और दूर भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नजदीक रखेंगे तो शॉट लेफ्ट में जाएंगे, ज्यादा दूर रखेंगे तो शॉट राइट में जाएंगे। तो इसकी रखने की जो जगह है वो कैसी है कि इसका एक ग्राफ बनना चाहिए, ऐसे पैरेलल ग्राफ बनना चाहिए ट्रिगर फिंगर का और बाकी फिंगर्स का। ठीक है, ये जो फिंगर है अपनी यहाँ से, ये बहुत ज्यादा सीधी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज्यादा मुड़ी हुई भी नहीं होनी चाहिए। कंफर्टेबली चले। ट्रिगर फिंगर जब चलाएं तो अपने को ये होना चाहिए कि ये जो दो पैर में दो पार्ट है, उंगली के 3 पार्ट होते हैं, ये 2 पार्ट ही मूव करें। ये दिख रहे हैं आप सभी को? ये 2 ही पार्ट ट्रिगर फिंगर के टाइम पे मूव करें। ये जो तीसरा पार्ट है सॉरी, ये जो तीसरा पार्ट है ये मूव नहीं करना चाहिए। ये पिस्टल के टच रहता है। अगर ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो आपकी साइड ट्रिगर दबाते टाइम पे लेफ्ट राइट जाना शुरू हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से, ये वाला, ये पिस्टल के टच रहता है, और ये अगर आप मूव कर रहा है ट्रिगर दबाते टाइम पे तो साइड हिल जाएगी। तो इसलिए ये 2 ही पार्ट आपके ट्रिगर चलाते टाइम पे चलने चाहिए। ये ऐसी जगह पे ट्रिगर को प्लेस करना है। अब इसके बाद में क्या आ गया? ट्रिगर को प्लेस कर दिया, ग्रिप पकड़ ली। अब ब्रीथ के साथ में पिस्टल को उठाना है। ब्रीथ इन, सांस लेते हुए आपने उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए आप। और जैसे ही टारगेट के अंदर इंटर हो गए, उससे पहले आपने ट्रिगर प्लेसमेंट सीधे कर दिया और ट्रिगर को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रिगर प्रेशर शॉट खत्म होने के बाद ही आपका रुकना चाहिए। ट्रिगर बीच में कहीं भी नहीं रोकना। अगर पिस्टल हिल गई, लेफ्ट होगी, राइट होगी, कोई थॉट्स आ गया, किसी ने आवाज लगा दी, तो ट्रिगर रुक गया और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट नहीं करना। अगर ट्रिगर एक बार रुक गया, किसी भी वजह से आपने रोक दिया, शॉट को कैंसिल कीजिए। अपने आप को गलत आदत डालिए ही मत। एक गलत प्रैक्टिस आपको 100 गलत शॉट्स की वो देगी, फीलिंग देगी। और अगर एक सही शॉट चलाए तो वो सिर्फ 10 की ही आपको एनर्जी देगी, 10 की ही मेमोरी देगी। गलत चीज इतनी जल्दी पकड़ते हैं ना हम, इसीलिए। तो इसलिए गलत चीज करनी नहीं है अपने हाथ से, अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से। गलत का हमें पता ही नहीं होना चाहिए गलत होता क्या है, एट कैसे लगता है, हमारे दिमाग को पता ही नहीं होना चाहिए, उसकी मेमोरी नहीं होनी चाहिए, उसकी फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए हमारे पास में।
अच्छे अच्छे शॉट चलाने, अच्छी अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, तो हमें अपने आप अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा उसके अंदर। अब ये होगी ट्रिगर की बात। ट्रिगर कंटिन्यू चलाते हुए लेके आना है, उसी के बीच में प्रिपरेशन एरिया है। सबसे पहले प्रिपरेशन एरिया में सारी चीजें प्रिपेयर करनी है कि मेरी ग्रिप ठीक है, ट्रिगर के ऊपर प्लेसमेंट ठीक है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, कंटिन्यू ट्रिगर है। जैसे ही टारगेट के अंदर इंटर किया, टारगेट में इंटर करने का मतलब ये है, जैसे ही एक की रिंग में इंटर कर रहे हैं, आपने ट्रिगर कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया और जैसे ही ब्लैक के नीचे पहुंचे 1 2 3 सेकंड के अंदर आपका शॉट फायर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं करना है किसी बच्चे की, मान लीजिए कि होल्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसकी जो मूवमेंट है वो 8 का एरिया ही कवर कर सकती है, तो कोशिश ये नहीं करनी है कि मैं तो 10 के एमिंग एरिया में ही शॉट को फायर करूंगा, नहीं, ऐसा लालच नहीं करना। अगर आपकी 8 की होल्डिंग है तो आप 8 में चला दीजिए, धीरे धीरे आपकी आर्क ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो आप और अच्छा फायर कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपका टाइमिंग 1 2 3 सेकंड के अंदर फायर हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है फॉलो थ्रो। फॉलो थ्रो क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने उस पिछली स्लाइड के अंदर भी नहीं बताया आपको। फॉलो थ्रो एक्चुअली में है क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि फॉलो थ्रो शॉट फायर होने के बाद 1 2 सेकंड तक देखते रहना चाहिए साइट को, अगले शॉट का अंदाजा लग जाता है, पिछले का अंदाजा लग जाता है, इस शॉट का अंदाजा लग जाता है। वो सब एक अलग चीजें हैं। सबसे पहले साइंटिफिक रीजन में बताता हूँ। जब एक प्रयोग किया गया इस फॉलो थ्रो के बारे में, खास करके 10 मीटर के अंदर, तो क्या किया, जो सिलेंडर आता है अपना पिस्टल का, उस सिलेंडर के अंदर कलरफुल गैस भरी गई, कलरफुल गैस भर के और शॉट फायर किया गया। तो जो पैलेट होता है, उसी पैलेट की साइज का जो गैस है, इस पैलेट को पुश करता है आगे टारगेट की तरफ, और एक धागे के जैसे गैस निकलती है, धागे नुमा, ठीक है, जो उस पैलेट को लगभग 3 साढ़े 3 मीटर तक आगे धक्का देती है। उसके बाद उस गैस की पावर खत्म हो जाती है और वो हवा में फैल जाती है और पैलेट आगे चला जाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप फॉलो थ्रो नहीं करेंगे, शॉट फायर किया करते ही पिस्टल डाउन कर लेंगे, तो वो जो धागे नुमा गैस उसके पीछे निकल के जा रही है, उसको प्रेस कर रही है, वो उस शॉट का डायरेक्शन बदल देगी। तो आपने सही फायर किया, उसके बाद भी क्या होगा कि आपका शॉट गलत जगह जाके लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने जल्दी डाउन कर लिया, बस इतनी गलती कर दी। फायर अच्छा किया, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं करने की वजह से उस जो गैस थी, उस गैस ने उस पैलेट को हिला दिया, तो जो 10 जाना चाहिए था वो 9 जा रहा है। तो इसलिए ये फॉलो थ्रो, एक तो साइंटिफिक रीजन हो गया इसके पीछे। अब दूसरा क्या है कि अगर आप फॉलो थ्रो करो, कई बच्चे जो है मेरे को कई अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, तो उनको ज्यादा डिटेल में ना बता करके घुमा के मैं बताता हूँ कि उनका काम हो जाए, कि साइट फोकस नहीं कर पा रहे सर और टारगेट फोकस हो रहा है। तो मैं उनको सिंपली यही कहता हूं कि जब आपका शॉट निकलने वाला हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब आपका शॉट निकलने वाला हो, उस टाइम पे आपको ये देखना है कि आपकी साइट कैसी है। अगर आप इस चीज को देख पाए, तो पहली बात तो आपको 100% ये पता चल जाएगा कि आपका शॉट गया कहां। जो कॉल द शॉट जिसको बोलते हैं ना, वो आपका 100% सही होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट के अंदर देखी गई साइट ही ये बता के जाती है कि शॉट किधर गया है। एक तो ये चीज क्लियर होगी, आपको कॉल द शॉट अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि आपका साइट पे फोकस हो जाएगा, तो टारगेट फोकस नहीं होगा। तीसरी चीज, उतनी देर में जब आप ये देखने की कोशिश करोगे, तो आपका पूरा का पूरा दिमाग वहां इन्वॉल्व हो जाएगा, कहीं और जाने के लिए उसको जगह ही नहीं है। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा बन गया। तो कई सारी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं, और फॉलो थ्रो तो अपने आप ही हो गया ना चाहते हुए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको क्या करना है, एंड मूवमेंट के ऊपर साइट को देखना है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि 3 4 तो ये इनडायरेक्ट फायदे मैंने आपको बता दिए, और सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो इसका टेक्निकल साइंस कहती है, इसकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि गैस इसके पीछे 3 साढ़े 3 मीटर तक प्रेस करके आती है शॉट को, तो इसलिए ये इसके डायरेक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए भी हमें 1 सेकंड आधा सेकंड का फॉलो थ्रो करना चाहिए कम से कम। तो 1.5 2 सेकंड भी करते हैं, कई लोग 3 4 सेकंड का भी करते हैं, लेकिन 1 1.5 सेकंड इज गुड इनफ। तो ये फॉलो थ्रो से रिलेटेड चीज है। अब इसके अंदर फॉलो थ्रो तक अपन पहुंच गए, उससे पहले मैं प्रिपरेशन एरिया की बता रहा था। ट्रिगर कंटिन्यू लेके आना, जो कल भी एक सवाल आया था कि सीक्वेंस कितने सेकंड की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 15 सेकंड 10 सेकंड प्रिपरेशन एरिया के अंदर ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सीक्वेंस 30 सेकंड की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रिपरेशन एरिया में टाइम नहीं लेता है, कई शूटरों को आपने देखा होगा कि
शॉट लोड करके और नीचे एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, पूरी बॉडी पोजीशन वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद वो हाथ को उठाते हैं। तो कई लोग प्रिपेयर होकर के ही उठाते हैं, वो उसी जगह पे अपना ग्रिप वगैरह का पूरा अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरी ग्रिप ठीक है, बॉडी पोजीशन ठीक है, ट्रिगर की प्लेसमेंट भी, ट्रिगर के ऊपर जो फिंगर है वो भी वो नीचे ही पिस्टल पे रख के लेके जाते हैं। तो इसलिए उनको ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है और प्रिपरेशन एरिया में ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, और उनका सीक्वेंस छोटा हो जाता है। उससे क्या होता है, एनर्जी बचती है हमारी। ज्यादा देर तक पिस्टल को एक ने 30 सेकंड रखा और एक ने 15 सेकंड रखा, तो 30 सेकंड वाला ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी खराब कर रहा है। तो ये है, लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबल है और एनर्जी इतनी स्ट्रेंथ है, तो वो 30 सेकंड वाली भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया सीक्वेंस के रिगार्डिंग, कि सीक्वेंस कितने सेकंड का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी इतने सेकंड की ही सीक्वेंस होनी चाहिए तो वो सही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने अभी बताया है, मेरे ख्याल से सारी चीजों को हमने पूरा दोबारा कवर कर लिया है। अब अगर कुछ भी आपका कुछ बच जाता है या इसमें कोई चीज अगर ऐसा लगा कि मैंने छोड़ दी है, तो शाम के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर आप अपने पूरे क्वेश्चंस को लिख के रखना है। और भी कोई इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है या कोई और चीज है, तो वो भी आप मेरे को बताएंगे कि भाई ये चीज नहीं आ रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बताना है। क्योंकि पिछले प्रैक्टिकल की जो क्लासेज हैं उसके अंदर कुछ शूटर्स को बहुत मतलब खराब नंबर दिए गए हैं, इसी कारण से कि कईयों को यही नहीं पता था, हो सकता है कि वो दूसरे इवेंट का शूटर हो, वो ये नहीं बता पा रहा कि 10 मीटर पे कौन सी पिस्टल से फायर करते हैं। उनके सामने 3 पिस्टल रखी हुई हैं, तो वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी पिस्टल 10 मीटर पे फायर की जाती है। तो इतनी बुरी हालत भी नहीं होनी चाहिए। जिसने भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ये नहीं होना चाहिए कि बस 6 वीक बैठे रहना है और सर्टिफिकेट लेके एकेडमी में टांग देना है। नॉलेज ऐसी चीज है कि वो आपको आजीवन काम आएगा अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको जितना हो सके, अगर आप टाइम दे ही रहे हो, 1 घंटे बैठे ही हो, तो उसको गेन करने की कोशिश करना है। ये नहीं है कि बस बैठे रहना और ये सर्टिफिकेट ले जाके कहीं पे चिपका देना और इससे ही अपने को कमा के खाना है, ऐसा नहीं है। 1 घंटा दिया है तो ध्यान से सुनना है, कोई चीज नहीं समझ में आती है पूछना है। नॉलेज जितना ज्यादा गेन करोगे अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, वो कहीं डिसएडवांटेज नहीं होने वाली है उस चीज की वजह से, ठीक है। तो ये मेरा कहना है। अगर आप लोगों में से काफी लोग शूटर हैं या फिर कोचेज हैं जिनके पास पिस्टल्स अवेलेबल हैं, कुछ शॉटगन के शूटर हो सकते हैं, राइफल के हो सकते हैं जिनके पास में वेपन्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पिस्टल के हैं या जिनके पास वेपन अवेलेबल हो सकते हैं, वो जो चीजें मैंने बताई है उसको एक बार करके भी ट्राई करें, 10 15 20 मिनट कम से कम दे, ताकि आपको क्या वो चीज और बेहतर तरीके से समझ में आएगी और आप सवाल कर पाओगे। आपको ये पता चल जाएगा, आप ये पूछने लायक हो जाओगे कि ये चीज नहीं हो पा रही है, इसको अब कैसे करें। मैंने बता तो दिया कि ट्रिगर को कंटिन्यू लेके आना है, लेकिन बड़ा टफ काम है, इतना आसान नहीं है ट्रिगर को कंटिन्यू लेकर के आना। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, वो आप नहीं लेके आ पा रहे हो या पहले फायर हो रहा है। कई लोगों के सवाल होंगे, सर पहले ही फायर हो जाता है ट्रिगर, वो उसको कैसे गैस करें कि कितना ट्रिगर हमने दबा लिया, कितना नहीं दबाया। तो एक सिंपल सा मैं आपको चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको टारगेट का जो एक का रिंग है, एक के रिंग से लेकर के और आपका ब्लैक के नीचे 6 का रिंग है, ठीक है। 1 to 6 के रिंग के अंदर आने के लिए मान लीजिए जो डिस्टेंस है आपका, उस डिस्टेंस के अंदर फोरसाइट आपकी ऊपर 1 की रिंग में है और आपको नीचे ब्लैक के 6 में आना है। तो वहां से वहां आने की एक तो ये दूरी होगी, मैथ्स में आ जाते हैं हम इधर, दूरी, चाल, डिस्टेंस, स्पीड जो अपन पता करते हैं ना, मैथ्स के अंदर एक चैप्टर आता है, तो अपन उस पे आते हैं थोड़ा सा। तो एक तो वो डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 से लेकर के और नीचे 6 तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया। दूसरा, यहाँ 1 से लेके नीचे 6 तक आने की जो स्पीड है हमारी, वो हो गई। तीसरी क्या चीज है, हमारी ट्रिगर को दबाने की स्पीड हो गई। ये 3 चीजें हैं। इसको अपनी जो शूटिंग की भाषा है HAT बोलते हैं, होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगरिंग। तो होल्डिंग क्या हो गई, आपका ऊपर से नीचे लेकर के आने का जो टाइम है, वो जो डिस्टेंस हो गया वो। अब मान लीजिए कि आपको ऊपर 1 की रिंग से नीचे 6 की रिंग में आने के लिए 6 से 7 सेकंड लगते हैं, ठीक है। वही 6 से 7 सेकंड आपको लगने चाहिए ट्रिगर दबाने में, ठीक है। तो आपकी साइट को एमिंग एरिया में टच करने के लिए, साइट और एमिंग एरिया, ये सब कोऑर्डिनेशन का गेम है शूटिंग। तो अपने को क्या कोऑर्डिनेशन बिठाना है, साइट का और एमिंग एरिया का जो कोऑर्डिनेशन है 1 से लेके 6 की रिंग में, वो 6 से 7 सेकंड हो गया। ट्रिगर का स्टार्ट से लेकर के एंड तक वो 6 से 7 सेकंड हो गया,
ठीक है, और हमारा ऊपर से नीचे एमिंग एरिया से नीचे आने का जो स्पीड है वो भी उतना ही है कि हम 6 से 7 सेकंड में वहां पहुंच जाएं। तो ये जो होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगरिंग, ये तीनों चीजों को हमने तालमेल बिठाना है बस। वो 6 से 7 सेकंड भी हो सकता है, वो 8 से 10 सेकंड भी हो सकता है, वो किसी का 5 सेकंड भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजों को हम अगर कोऑर्डिनेट कर पाए, अपनी साइट को, एमिंग एरिया को और ट्रिगर को, साइट, एमिंग एरिया, ट्रिगर, ये तीनों चीजें अगर कोऑर्डिनेट हो गई एक निश्चित समय में, हर बार उतने ही टाइम में, तो समझ लो कि आपकी 90% समस्या ही हल होगी, शूटिंग आसान हो गई है आपकी। तो ये चीज आप करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप जल्दी एमिंग एरिया में आ रहे हो और ट्रिगर स्लो दबा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आपको पता चलेगी करने से कि हाँ ये ऐसा होता है। तो जैसे ही आप अगर कोच हैं तो आपका शूटर अगर वैसा कर रहा है कि वो शॉट ऊपर फायर हो रहा है, ठीक है, उसका वो आपने बता तो दिया कि कंटिन्यू ट्रिगर लेके आओ लेकिन शॉट ऊपर ही फायर हो रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको बता सकते हो कि हाँ ऊपर फायर होगा, क्योंकि आप नीचे जल्दी आ रहे हो और ट्रिगर, सॉरी, आ रहे हो धीरे और ट्रिगर जल्दी दबा रहे हो, ठीक है। तो आप पकड़ पाओगे उस चीज को कि कौन सी बीमारी जो है वो क्यों हो रही है। डॉक्टर जैसे पकड़ लेता है ना, जैसे जाते हैं कोई बीमारी लेकर के तो पूछता है हाँ क्या खाया था, क्या पिया था, है ना, भूख कब लगी थी, पानी कब पिया था, तो वो उसी से पकड़ जाते हैं कि इसको ये बीमारी है। तो आपको बच्चे से आप जब सवाल करोगे तो आप पकड़ पाओगे कि हाँ बीमारी ये है। अगर पहले फायर हो रहा है तो ये बीमारी है, अगर लेट फायर हो रहा है, बच्चा बोल रहा है एमिंग एरिया में मैं तो पहुंच रहा हूँ लेकिन सर शॉर्ट फायर ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू ट्रिगर नहीं ला पा रहा हूँ तो फायर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो जल्दी वहां पे आ रहा है लेकिन ट्रिगर धीरे दबा रहा है। तो ये चीजें आप तब समझ पाओगे जब हल्का फुल्का 10-20 शॉट आप खुद चला लोगे। और अगर आप शूटर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसको अपनी प्रोग्राम में, अपनी सीक्वेंस में डालना चाहिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी शूटिंग को आसान बनाएगी और आपके स्कोर की हमेशा कंटिन्यू ग्रोथ कराएगी। जो एक और भी टेक्निक इंडिया के अंदर चली हुई है कि पहले एमिंग एरिया में आके होल्ड करते हैं, उसके बाद ट्रिगर दबाना स्टार्ट करते हैं। इस टेक्निक से आप 60-70 का स्कोर मार सकते हैं पूरी जिंदगी भर। लेकिन जैसे जैसे होल्डिंग आपकी अच्छी होगी तो आप 70 से 75 भी जा सकते हो, लेकिन ये होल्डिंग हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एज का भी फर्क पड़ेगा, मसल की स्ट्रेंथ का भी फर्क पड़ेगा। जब मैच में प्रेशर होगा तो ये होल्डिंग पूरी गायब हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे बाएं हाथ से पिस्टल पकड़ ली हो या आज पहली बार ही पिस्टल पकड़ी हो। तो उस दौरान ये सब हादसे ना हो, इसके लिए एक टेक्निकल एक सीक्वेंस दी जाती है कि वो आप हर कंडीशन में फॉलो कर सकें। तो ये कोशिश करें कि ये राइट चीज बच्चे को अभी से दें। अगर किसी के पास में गलत टेक्निक है, हो सकता है गलत भी कर रहा हो, थोड़ा वो ठीक ठाक स्कोर मार रहा हो, छोड़ दीजिए, चाहे आज से ही छोड़िए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने ये मेरे 3 नेशनल खेलने के बाद में अहमदाबाद 2008 के अंदर 7 के अंदर मैं एक अलग टेक्निक से फायर करता था। 2007 में ड्यूरिंग नेशनल मैंने इस चीज को छोड़ दिया था। मैच से जस्ट पहले मुझे मेरे कोच ने बताया था कि ये टेक्निक सही नहीं है, इस तरीके से फायर करोगे तो हाँ हमेशा जिंदगी भर फाइनल खेल सकते हो इस स्कोर से या फिर टॉप 10 में रह सकते हो, लेकिन कभी भी बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाओगे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल नहीं ले सकते। तो मुझे वो बात समझ में आई कि हाँ ठीक है, तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया। हालांकि वो एक नेशनल कुर्बान करना पड़ा, वो खराब गया, उस टेक्निक से इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आया, नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद लगातार 10 साल तक मेडल लिए, कई साल नेशनल चैंपियन रहा। तो वो टेक्निक इतनी आसान टेक्निक है और इस पे आपको अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इतनी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसके अंदर। आपको लगेगा कि 10 मारना तो बहुत आसान था। तो ये सही टेक्निक सही समय से बच्चे को दीजिए, और अगर गलत टेक्निक पे भी काम कर रहा है तो छुड़वा दीजिए, क्योंकि उस टेक्निक से वो कहीं जा नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ जहां उसको जाना है ना वहां नहीं जा पाएगा। और हल्का फुल्का नेशनल क्वालिफाई कर लिया या नेशनल खेल लिया, रिनाउंड शूटर हो गया, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आज के दिन आप इतनी अच्छी नॉलेज इंडिया के अंदर है, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स और सब कुछ है कि आप 1 महीने के अंदर भी किसी बच्चे को रिनाउंड शूटर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अगर जा रहे हैं तो बड़ा एम लेकर के जाएं, और बड़े एम के लिए आप क्या है, राइट ट्रैक आपको अभी से देना पड़ेगा। खटारा गाड़ी के साथ में आप बड़ी रेस नहीं जीत सकते हो, आपके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी इक्विपमेंट्स और जो टेक्निक है वो अभी से सही होनी चाहिए। बच्चे को सही चीज के ऊपर काम करवाना शुरू कीजिए। हो सकता है कि शुरू में उसको डिफिकल्ट लगे, हार्ड लगे, बच्चा इतना जल्दी अपनी पुरानी टेक्निक को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है 1-1.5 साल से पुरानी टेक्निक पे काम कर रहा है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या है, छुड़वानी है आप, इनडायरेक्टली छुड़वानी है, या फिर उसको कोशिश क्या करनी है कि जैसे बड़ा टारगेट है,
बड़ा टारगेट ले लीजिए, राइफल का जो 50 मीटर का टारगेट है वो ले लीजिए, वो लगा दीजिए 10 मीटर के ऊपर, तो बहुत आसान हो जाएगा। 10 बड़ा हो गया, टारगेट बड़ा हो गया। अब उसको क्या है, वही चीज जो जो ट्रिगर कंटिन्यू वाली है वो उसको उस बड़े टारगेट पे करवानी है, तो वो बड़ी आसानी से कर पाएगा। या फिर टारगेट बड़ा आपके पास में नहीं है तो उसको 5 मीटर के डिस्टेंस पे लेके चले जाइए आप, 10 मीटर की जगह पे, तो उसको बड़ा आसान लगेगा वो चीज। जैसे ही उसको आसान लगेगा और शॉट का ग्रुप बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी है ये, तो ग्रुप बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही उसका ग्रुप अच्छा लगेगा, उसकी एकदम आत्मा खुश हो जाएगी और वो बोलेगा कि हाँ अब तो मेरे को इसी चीज पे काम करना है। तो वो चीज आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से लेके आइए। जैसे बच्चों की दवाइयां आती हैं, कड़वी नहीं आती है, मीठी आती हैं, क्योंकि मीठी नहीं होगी तो बच्चा लेगा नहीं उस दवाई को। तो आपको क्या करना है, इस दवाई को मीठा बनाना है। वो आपका अपना तरीका है कि आप किस बच्चे के लिए उस दवाई को कैसे मीठा बना देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चे के दिमाग के साथ थोड़ा सा प्ले भी करना पड़ेगा। कभी कभी बोरिंग प्रोग्राम है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अगर आपको उसको हार्ड ट्रेनिंग करा रहे हो तो 2-3 बच्चों को मिला दिया, एक दूसरे के टारगेट पे क्रॉस फायर करवाने शुरू करा दिए। क्रॉस फायर में भी क्या करेगा, हाथ उसका अलग एंगल में जाएगा तो बॉडी को और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपनी पोजीशन पे और ज्यादा ध्यान देगा, और ज्यादा फोकस्ड होगा उस टाइम पे वो। ठीक है, साइट को और अच्छे से देखेगा, होल्डिंग भी अच्छी करनी शुरू कर देगा। तो क्या है कि वो अपने आप एफर्ट लगाएगा उसके अंदर, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। शूटिंग हमारा तो थोड़ा सा बोरिंग गेम है, खास करके पिस्टल राइफल, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्टिंग वाली कोई चीज नहीं है कि मजा आए। शॉटगन में फिर भी थोड़ा सा देखने में भी मजा आता है, करने के लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट पिस्टल राइफल में जल्दी बोर हो जाते हैं बच्चे, और करवाना हमें बच्चों से है। तो क्या है, उसको बोर ना होने दे, उसके लिए प्रोग्राम्स को ऐसा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है कि हाँ उसको मजा आए। कभी कभी टारगेट भी चेंज कर देना है, कभी ट्रायंगल शेप में टारगेट बना दीजिए, बच्चों को बोलिए कि आप ट्रायंगल शेप में टारगेट बना के लाइए, उल्टे टारगेट के ऊपर, आज ट्रायंगल पे फायर करेंगे। कभी एक ऐसे स्ट्रिप बनवा दीजिए ब्लैक कलर की, आज बस इस स्ट्रिप के नीचे ही फायर करेंगे। कुछ भी आड़ा टेढ़ा, मैन अपना को करना क्या है, उसको शूटिंग सिखाने से मतलब है। शूटिंग इज एन आर्ट, आपको शूटिंग सीखने से मतलब है। टारगेट तो आप कभी भी आसमान में लगा दो, छोटा लगा दो, बड़ा लगा दो, जिसको शॉट चलाना आ गया, जिसको शूटिंग आ गई, वो कहीं भी गोली सही जगह पे मार देगा। कहीं भी खड़ा होकर के, दीवार पे खड़ा होकर भी मार देगा, खड्डे में खड़ा होकर ऊपर गोली चला देगा, ऊपर खड़ा होकर खड्डे में गोली चला देगा। वो कहीं भी गोली, निशाना लगाना सिखाना है अपने को। अपना पर्पज ये होना चाहिए, अपने को लाइन नहीं पीटनी है कि भैया ये टारगेट है, 10 मीटर का डिस्टेंस होना है, नहीं। कई बार 12 पे खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कई बार 8 पे लेके जाइए उनको। मजा आना चाहिए बच्चे को। और इसको अपन बोरिंग की जगह, ये हम लोगों का काम है जो कोचेज बैठे हुए हैं, ये हमारा काम है कि उसको बोरिंग ना बनने दें उस गेम को। बच्चों को रोज रेंज आने से पहले ये लगना चाहिए कि यार मैं आज जा रहा हूँ, आज पता नहीं कोच साहब क्या करवाएंगे, और वो कूदता हुआ आना चाहिए घर से। ये नहीं कि घर वाले धक्के देके निकालने, जा तू रेंज में जा, प्रैक्टिस करके आ। ऐसे नहीं, बच्चा खुशी खुशी कूदता हुआ आना चाहिए आपके पास, सर आ गया, मैं बताओ क्या करना है। ऐसा होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा, तब आपकी बच्चे से भी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, और बच्चा एकदम ब्लाइंड फेथ करेगा कि जो आप बोलोगे वो करेगा। उसको पता है कि जो कोच करवा रहे हैं ना, वो मस्त करवा रहे हैं, मजा आ रहा है उसको। बच्चे को जिसमें मजा आता है, दादा दादी के पास खुश क्यों रहता है कि वो उससे कोई काम नहीं करवाते, पढ़ाई पे जोर नहीं देते, कहानियां सुनाते हैं और मस्ती करते हैं, तो दादा दादी के साथ में खुश रहता है। माँ बाप के साथ नहीं रहता, माँ बाप से जब टकराओ तब बोलता है ये तो पढ़ ले, ये बदमाशी मत कर, वो मत कर। तो आपको क्या है करना है, उसके दादा दादी वाला किस्सा बनना है, ताकि आपके पास वो सबसे ज्यादा खुश रहे और बात माने आपकी। जब आप कुछ उसको हार्ड प्रोग्राम दे तो भी वो उसको फॉलो करे, और उसको मजा आना चाहिए, और उसको फेथ होना चाहिए आपके ऊपर। क्योंकि मैच के दौरान कई बार क्या होगा कि बच्चा अंडर प्रेशर है, तो आपको कुछ उसको ऐसी ट्रिक देनी पड़ेगी कि आपके पास और कोई चारा नहीं होगा कि अब इसको देना। मान लो कोई बच्चा मैच में एकदम ब्लैकआउट हो गया, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और वो आपकी तरफ देख रहा है बड़े उम्मीद से कि अब कोच साहब पता नहीं क्या ब्रह्मास्त्र चलाएंगे कि मेरे शॉट ठीक हो जाएंगे। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है कि उसको कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम देना, बोला ठीक है छोड़, भूल जा मैच को, कोई बात नहीं, मैच हो गया खत्म, अब अपन गेम खेलेंगे इसमें। तो चलो आपके कितने शॉट बचे हैं, अभी 50 शॉट बचे हैं, चलो 50 में से आप जितने शॉट, अब मान लीजिए आपको पता है कि वो बच्चा 8 से अंदर अंदर मारने का खिलाड़ी है, 8 के अंदर अंदर मारता, मान लो 550 मारता है वो शूटर, तो 8, 9, 10 का शूटर है। तो आपको क्या करना है, उसको एक टारगेट देना है कि ठीक है आप इस 40 शॉट 30 शॉट जितने आपके बचे हैं, आप जितने 8.5 मारोगे मैं आपको उतनी चॉकलेट दूंगा। आपको 9 से मुझे मतलब नहीं है, 10 से मुझे मतलब नहीं है, 7 से मतलब नहीं है, कहीं भी मारो, मुझे मतलब है आपका 8.5 से। अगर आप 8.5 मारा तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा। तो अब उस बच्चे को क्या, वो एकदम रिलैक्स हो गया, 10 की जो बुखार चढ़ी थी ना, वो बुखार उतर गई उसकी। अब उसको 10 से कोई खुशी नहीं है, उसको खुशी है 8.5 से। उसका 8.5 लगेगा, उसको एक चॉकलेट मिलेगी। और उसको बोलो आप गिनते रहो, जब भी 8.5 लगे मेरी तरफ देख लेना, और बाकी मैं भी स्क्रीन देख रहा हूँ आपकी।
ठीक है, तो अब बच्चे को क्या हो गया, एकदम मस्त हो गया वो कि हाँ अब मुझे कोई टेंशन, अब वो भूल गया 10 मारना है, 9 मारना है, कि स्कोर कहाँ जा रहा है, पहला कार्ड 89 का मार दिया था, अब 95 का मारना है, वो सारी बुखार उसकी उतर गई है। और अब क्या करेगा वो, अब वो 8.5 पे फोकस करेगा। और 8.5 अगर आपको पता है वो 8, 9, 10 का शूटर है और उसको टारगेट ही 8.9 का दे दिया, तो आपने क्या किया, उसको आसान कर दिया। अब वो मजे से शॉट चलाएगा। अब वो वहां पे 10 के एमिंग एरिया में ला करके होल्ड नहीं करेगा, वो आएगा पटाख से छोड़ देगा, आएगा पटाख से छोड़ देगा। और वो आप देखोगे कि उसके 10-9 लगने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो 10 के लालच में नहीं है, अब उसको 8 चाहिए। और 8 के लिए ज्यादा होल्डिंग की जरूरत नहीं है, वो आते ही छोड़ना शुरू कर देगा। तो अब क्या है, उसकी शूटिंग आसान कर दी। देखोगे कि जो 30-40 शॉट बचे हुए उनके अंदर वो बहुत अच्छे शॉट चला के गया। और आप पीछे देखोगे तो जो आपने 8.5 का टारगेट दिया है, 1-2 ही मिलेंगे, कोई हो सकता है मिले ही ना। और पीछे देखोगे, आप देखोगे कि मतलब आपको तो पता ही है क्या कर रहे हो बच्चे के साथ में, लेकिन बच्चा देखेगा कि ये क्या चमत्कार हो गया। वो पूछेगा आपसे कि सर ये कैसे हुआ, मैं तो 8.5 मारने की कोशिश कर रहा था, लग ही नहीं रहा था, पता नहीं कैसे 10 लग रहे थे। अब उसको क्या पता कि आपने उसका जो मुंह में थर्मामीटर लगा रखा था बुखार वाला, वो निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे कई बार प्ले करने पड़ेंगे बच्चे के साथ में। तो वो कैसे कर पाओगे, वो तब कर पाओगे जब बच्चे की आप में आस्था है और पूरा 100% भरोसा है कि मेरा कोच मेरे को जो बताएगा ना वो एकदम परम सत्य बताएगा और मुझे वही करना है। अगर ये यकीन विश्वास नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो ये तरीके हैं, बाकी आप अपने अपने तरीके इनोवेट कर सकते हैं, बहुत से कैसे भी दिमाग लगाइए और करते रहिए। ऑलमोस्ट आज का टाइम हो चुका है और अभी सॉरी शाम के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर अपन सेम वही इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, और इसमें फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके बच गए हो या कुछ ऐसा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। Recording stopped. आपके क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसके अंदर, अगर कोई बची हो, छूट गई हो। थैंक यू सर।